हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12, दैट इज साउंड ध्वनि। तो ये एक चैप्टर है जो हमारा बच रहा है सेकंड टर्म का, तो इसको हम जो है वो वीडियो के माध्यम से जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले एक नज़र मारते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ध्वनि से। ध्वनि को देखेंगे, ध्वनि है क्या। तो ध्वनि क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में संचरित होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जिसको हम तरंगों के रूप में जो है वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब सबसे बड़ी पहली बात आती है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती, कैसे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका जो सीधा जो उत्पन्न होने का जो कारण है वो है कंपन द्वारा। ठीक है, जब कोई चीज़ कंपन करती है तो उससे जो है वो हमारी ध्वनि प्रोड्यूस होती है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंपन वाइब्रेशन कब होती है? जब कोई जो है वो बॉडी या कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। इसके बाद ध्वनि तरंगों को हम जो है वो अनुधारित तरंगों के रूप में लेते हैं। इसमें फिर हम इसमें देखेंगे कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। इनके अभिलक्षणों में जैसे इनकी तरंग दैर्ध्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, आवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा आवर्तकाल और आयाम और वेग, इन के बारे में हम ये जो अभिलक्षण है इनको जो अब हम डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ध्वनि का परावर्तन, उसके बारे में भी जो अब वो डिस्कस रहेगा हमारा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अब वो हमारा यहाँ पे ये भी रहेगा कि श्रव्यता का परिसर कितना होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो ह्यूमन एयर है वो कितना जो अब वो हमारा कान कितने जो अब वो साउंड कौन से जो अब वो आवृत्ति के साउंड होते हैं उनको हम जो अब वो आसानी से सुन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा जो एक टॉपिक रहता है इसमें है वो है मानव कर्ण की संरचना। ठीक है, कैसे जो अब वो मानव कर्ण की संरचना है, उसके 3 पार्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो ध्वनि के परावर्तन में प्रतिध्वनि, जिसकी जो बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो वो बात करेंगे इसमें, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि श्रव्यता का परिसर जो अब वो सुनाई देने योग्य कितना होता है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के तक के बीच का जो साउंड है। उसके बाद एक यहाँ पे हम जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं अपश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य साउंड उनको कहा जाता है। और ऐसे साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक, या हम उनको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी हम इसके यूज़ देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जिसमें सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके बारे में भी हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये थी हमारी आउटलाइन इस चैप्टर की। जो इस चैप्टर में हम जो हमारे मेन जो टॉपिक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ध्वनि। तो देखो, ध्वनि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी कोई वस्तु वाइब्रेट होती है, जब उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ध्वनि हमारे कानों में स्वर्ण का संवेदन उत्पन्न करती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या, जो हमने जो अब इससे चैप्टर नंबर 11 जो हमने पढ़ा था उसमें भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है। उसके बाद तो जो अभी ये जो बात है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो यहाँ पे भी हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ध्वनि में भी ये लागू होता है। ठीक है, ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। देखो, पहले ये कहा गया कि ध्वनि जो है वो कण के रूप में है, इनको एक जो है वो पार्टिकल के रूप में लिया गया, लेकिन बाद में जो वो ये जो है वो कंक्लूड निकला कि ये जो वेव्स के रूप में जो है वो संचरण करती है। इसके बाद ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है, या कंपन जो जो भी हमारी वस्तु है उसमें जब भी कंपन वाइब्रेशन आती है तो वो वस्तुओं से क्या पैदा होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी वस्तु को कंपित करने करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें इतना तो लग गया पता कि साउंड का प्रोड्यूस होता है जब कोई वस्तु जो है वो वाइब्रेट होती है या कंपित होती है। ठीक है, लेकिन उसको वाइब्रेट करने के लिए या उसको हमें जो है वो उसको जो है वो कंपन करवाना है तो उसके लिए हमें एक बाह्य स्रोत जो है वो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि एक बाह्य स्रोत हमें जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में लेते हैं हम इसको, एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तबला या ड्रम का तनित जो झिल्ली होती है जिस जो साउंड प्रोड्यूस होता है, हम क्या करते हैं उस पर हाथ से मारकर कंपन पैदा करते हैं जिससे ध्वनि पैदा होती है।
तो क्या किया हमने, एक ऊर्जा का माध्यम जो हमारा हाथ है उससे जो है वो एक बाह्य जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत था, उससे हमें जो है वो ऊर्जा जो है वो निकली और उससे जो वो क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस किया एक तबले ने या एक ड्रम ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आपको डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें प्रयोगशाला में कंपमान स्वरित्र द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसको दिखाने के लिए एक छोटी जो है वो हमारी टेनिस की गेंद को धागे की सहायता से किसी आधार पर लटकाकर कंपमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। गेंद एक बड़े बल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट है, इसको भी आप देख सकते हो कैसे टेनिस बॉल को जो है वो प्रयोगशाला में हम उसको जो है वो यूज़ करके, और जो हमारा ये कंपमान स्वरित्र द्विभुज होती है इसका यूज़ करके यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इससे जो है वो हम साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम जो है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ध्वनि उत्पन्न होती है निम्नलिखित तरीकों से, किन किन तरीके से होती है, यहाँ पे आपको दिए हुए पहले कंपन करते तंतु से, सितार से। ठीक है, उसके कंपन करती वायु से। तो जब बांसुरी हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एयर जो है वो अंदर की ओर जो है वो फ्लो होती है, तो उससे जो है वो प्रोड्यूस होती है, कंपन प्रोड्यूस होगा, और जो है वो एक बांसुरी से जो है एक अच्छी साउंड जो प्रोड्यूस होगा। कंपन करती तनित झिल्ली से, जैसे तबला या ड्रम है। उसके बाद कंपन करती प्लेटों से, साइकिल की घंटी। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं से घर्षण द्वारा और वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ कर जो है वो ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब ये किस किस माध्यम से जा सकती है ध्वनि, और कहाँ कहाँ से ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो देखो ध्वनि का संचरण वे पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। जब भी साउंड जाएगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, माध्यम। ठीक है, माध्यम अगर जो है वो ध्वनि हमारी ठोस में जा रही है तो हम बोलेंगे ये ठोस माध्यम से जा रही है, द्रव में जाएगी तो द्रव माध्यम से, और गैस में जाए तो गैस माध्यम। मतलब क्या है, ये माध्यम ठोस, द्रव, गैस जो है वो कोई भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की जो है वो निर्वात में क्या चाल होगी, तो हम कई बार क्या लेते हैं, जैसे 332 मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या कहाँ पे होती है, एयर में। हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब जो है वो इसकी बात करेंगे निर्वात में, तो वैक्यूम में जब भी ध्वनि जो है वो जाएगी तो ये बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि को अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपने उसके संचरण के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम चाहे एक ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो चलेगा, लेकिन एक जो है वो उसको क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए जिससे साउंड जो है वो जा सके। ठीक है, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि ध्वनि को अपने संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जो है वो ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं और अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने जो वो आज पढ़ी, तो ध्वनि जो है वो द्रव जो है वो या ठोस या गैस तीनों में जो वो जा सकती है, लेकिन उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो चाल रहती है वो होती है पहली ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे जो है वो ये चीज़ें होती है, तो ये सबसे पहले ये कंपमान वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं, अतः ये कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापन होकर कंपन करने लगते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि जब भी वाइब्रेशन कोई चीज़ होगी तो उसके जो आसपास के जो कण होंगे वो भी क्या करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो कंपमान जो वायु के कण होंगे वो क्या करेंगे, अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाएंगे। जो भी चीज़ वाइब्रेट करेगी, जो उसके आसपास के जो कण होंगे उन पर भी बल लगाएंगे। वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगेंगे। अब वो कण जो आसपास थे वो भी क्या करना शुरू हो जाएंगे, कंपन करना शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि ध्वनि कैसे जो है वो माध्यम में ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो कोई चीज़ जब वाइब्रेट कर रही है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो तो जब एक वस्तु कंपन करती है तो क्या होता है, इसके जो आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की
तरह कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। मतलब देखो, कोई वस्तु है, फॉर एग्जांपल ड्रम है, उसको हमने जो है वो हाथ से जो है वो बजाया या किसी से बजाया, तो जब वो कंपन करेगा, ड्रम का जो झिल्ली होगी, तो वो जब कंपन करेगी, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या रहेगी यहाँ पे कि जो उस ड्रम के आसपास, जो झिल्ली के आसपास वायु के कण हैं, वो भी क्या करने लग पड़ेंगे, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा स्टेप यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो कंपमान वायु के कण होंगे, वो अपने आसपास के और जो कण होंगे उन पे बल लगाएंगे और वो भी क्या हो जाएगा, शुरू हो गए। पहले यहाँ पे हमने कंपन शुरू किया, सपोज अगले जो वायु के कण थे वो कंपन करना शुरू हो गए, उन्होंने अगले जो वायु के कण थे उन पे जो है वो बल लगाया, और अल्टीमेटली जो वायु से जो हमारा साउंड था वो जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चला गया। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाती। इसलिए देखो, मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, तो जब भी लाइटनिंग होती है, ठीक है, मौसम जब खराब होता है, तो क्या होता है कि हमें जो लाइटनिंग, जो उसकी जो लाइट है वो पहले दिखाई देती है, लेकिन जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देता है। इसका कारण क्या, देखो अब यहाँ पे जो हमारी ध्वनि है उसको जो अब वो उनके जो हम ये बोले कि उसके कणों को हमारे कानों तक पहुँचने में जो अब समय लगेगा, और लाइट जो है उसकी जो चाल है वो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और इसकी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 331 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो ध्वनि जो है वो धीरे जो है वो आएगी, इसलिए क्या होगा, हमें लाइट पहले दिखाई दे जाएगी और साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न जो है वो विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है, माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है, ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कंपमान वस्तु द्वारा माध्यम से संपीड़न सी तथा विरलन आर की श्रेणी बनाए जो है वो बनाते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सी जो है वो यहाँ पे संपीड़न और आर जो है वो बिरलन, तो यहाँ पे इन बैंड की सहायता से भी हम इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया था कि ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तथा अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है, इस प्रकार एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि जो वो दो जो वो माध्यम संपीड़न और विरलन, तो ये कब बनते हैं, जब एक वस्तु कंपन करेगी और उसके आसपास की वायु क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी। ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। इस प्रकार उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, जहाँ डेंसिटी जो वो अधिक रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, संपीड़न कहते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो वो, यहाँ पे ज़्यादा घनत्व होगा, यहाँ पे कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विरलन। फिर अगला ज़्यादा घनत्व संपीड़न और कम बड़ा विरलन, इस प्रकार से जो वो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संपीड़न वे क्षेत्र है जहां माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं। संपीड़न पहले हम देख चुके हैं, ज़्यादा डेंसिटी होगी तो यहाँ के जो कण होंगे, माध्यम के जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और उच्च दाब जो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर जाता है। ठीक है, जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है और एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, विरलन, जहाँ पे कण जो वो दूर दूर रहेंगे। ठीक है, अब जब वस्तु आगे पीछे तेज से गति करती है तब हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। ठीक है, तो कैसे एक ध्वनि तरंग बनती है उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है, और इस तरह से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हमारे क्षेत्र बन रहे हैं, एक ज़्यादा घनत्व वाला, एक कम, ज़्यादा और फिर कम, एक संपीड़न एक विरलन, एक संपीड़न एक विरलन, और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलेगा। और इस तरह से हमारी जो ध्वनि तरंग है वो जो वो संचरण करेगी, किसकी वजह से, घनत्व परिवर्तन की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसको एक माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए उसके प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, अगर उसको कोई माध्यम नहीं मिलता है तो वो जो है वो वहाँ से साउंड जो है वो प्रोड्यूस, जो हमारा साउंड जो है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके जो है वो एक ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इसके संचरण के लिए एक माध्यम की हवा, पानी, स्टील की आवश्यकता होती है, कोई भी हो सकता है, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि तरंगे
अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।